जी, शुक्र है सर, ठीक-ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत। ओटीपी के लिए वेबसाइट बताएँगे कि किसने यूज़ की थी। एक तो मैंने आपको पहले भी बताई थी। अ, टेम्परेरी नंबर फॉर ओटीपी आप सर्च कर रहे हैं। लॉगिन पेज ट्रांसलेट नहीं होता। आपको बताया था गूगल लेंस यूज़ कर रहे हैं, गूगल लेंस कर लें। या आप कोई भी वेबसाइट ले लें, काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं। टेम्परेरी नंबर के लिए ओटीपी वाली। ये नंबर है, ये नंबर नोट पे लिखिए। जहाँ से भी आपने ओटीपी लेनी है किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे और यहाँ पे आपको उसका मैसेज आ जाएगा। ठीक है? ये लिंक मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। एसेंशियल के लिए क्रेडिट कार्ड वहाँ से ज़रूरी तो नहीं है अपना, लेकिन कोशिश करें कि अपना लगाएँ तो उसके अंदर भी नाम वगैरह भी कर समटाइम्स करते हैं तो इश्यू होता है। जब बैंक आपने वो ले लिया बैंक अकाउंट आपके पास है तो ऑब्वियसली डेबिट कार्ड नंबर भी आपके पास है। क्रेडिट कार्ड ज़रूरी नहीं होता, डेबिट कार्ड नंबर वो भी चलता है। जस्ट वीज़ा या मास्टर कार्ड होना चाहिए। तो आप वीज़ा या मास्टर कार्ड अपने वाला वही यूज़ करें, जिस बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट आप सबमिट कर रहे हैं। अच्छा जी, आरएफक्यू कल हमने जनरेट की थी, वो सीखा था, मुझे बताएं आप लोगों ने आरएफक्यू जनरेट करी है अपनी? हो गई थी? अच्छा, ये मेरे पास ही आने के फिर मसला दे रहा था। आप लोगों ने अगर कर लिया तो फिर फिर इश्यू होता। यहाँ इसको करके देखते हैं, पोस्ट अगेन।
इनवॉइस का बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना है। पर्सन का अगर बिजनेस बैंक अकाउंट ना हो तो इंडिविजुअल बैंक अकाउंट वाइज का बिजनेस अकाउंट क्रिएट करने के लिए यूज पर्सन के इंडिविजुअल अकाउंट का वाइज के बिजनेस अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, वो आपका ओपन होगा या यूके लिमिटेड कंपनी के ऊपर या फिर एलएलसी के ऊपर, तो उसका ताल्लुक नहीं है कोई आपके पाकिस्तान के बिजनेस या इंडिविजुअल अकाउंट से। दोबारा इन्वेस्टमेंट इनपुट करते हैं फिर अलग आ जाएगा, छोड़ो उसको। समझ आ गई आप लोगों को क्योंकि इनको टर्म्स हमने देख ली थी कल। समझ आ गया, हमें चलना है। इससे पहले कल का हम रिवाइज कर लेंगे और कोई बता दें कल हमने क्या किया है, फिर हम आगे चलते हैं। जी हैंडल्स करना है, कल बता दें कल क्या हुआ। जी नहीं आपको नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर कल हम लोगों ने डिस्कस किया था अकाउंट बनाने के बाद अली बाबा पे हमने सप्लायर फाइंड आउट करना था। सप्लायर फाइंड आउट करने के लिए आपने 2 वेज बताए थे कि वी कैन डायरेक्टली हंट सप्लायर और आरएफक्यू जनरेट करके भी हम सप्लायर फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, आरएफक्यू का बताया था कि आरएफक्यू हम लोग जनरेट करते हैं, उसमें ये होता है कि जो चीज़ हमें चाहिए होती है उसके लिए वो सप्लायर को हम सप्लायर तक आरएफक्यू जाती है और वो हमें रीच करता है अपने प्रोडक्ट के साथ, जिस प्रोडक्ट के लिए हमने आरएफक्यू जनरेट की होती है। और फिर ये होता है कि आपने एक एग्जांपल दी थी लूम बैंड किट की, उसमें ये था कि आपने कंपटीटर की इमेजेस और स्पेसिफिकेशंस वो कॉपी कर ली थी और उसके साथ हमने थोड़ी उसमें उसको कलर्स भी ऐड कर दिए थे और प्राइस उसकी कंपटीटर से थोड़ी डाउन की थी और फिर ताकि और क्वालिटी हमने उसमें थोड़ी ऐड कर देनी है। देन आपने ट्रेड टर्म्स का और एफओबी का बताया था। ट्रेड टर्म्स इज दैट के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स में अगर हम जो लोग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम कर रहे होते हैं, ये उनको हेल्प आउट करती है उनको हेल्प आउट करती है अपने नहीं ट्रेड टर्म्स ये होती है कि जो लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम कर रहे होते हैं उनको शिपिंग में हेल्प आउट करती है और सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन कर रही होती है। और एफओबी भी यही है कि बायर की क्या और सेलर की क्या उन्होंने क्या क्या काम करना है, ठीक है। और जब हम आरएफक्यू जनरेट कर लेते हैं तो उसके रिजल्ट में जो होता है सप्लायर हमसे कांटेक्ट करते हैं और वो बताता है अपने रिस्पॉन्स में कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है और इसकी ये स्पेसिफिकेशंस हैं, ठीक है। देन हम लोग क्या करते हैं कि देखना होता है कि डिफरेंट सप्लायर्स हमसे कांटेक्ट करते हैं तो हमने चेक करना होता है कि कौन लेस टाइम में हमें प्रोडक्ट दे रहा है और उसकी क्वालिटी कौन किस कहाँ पे हमें अच्छी क्वालिटी मिल रही है और टाइमलाइंस उनकी क्या है। और नेक्स्ट ये देखना होता है कि फिर आपने उसको रिव्यू किया था अली बाबा के सप्लायर को, आपने देखा था कि उसके हमने कंट्री देखनी थी, उसके बाद हमने देखना था उसका लाइसेंस जो है बिजनेस लाइसेंस वो जो है वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। उसके अलावा उसके लोकेशन को हमने चेक करना था गूगल मैप के थ्रू
और पेमेंट मेथड वो क्या हमें दे रहा है, ये चेक करना था कि बैंक के डायरेक्ट पेमेंट हमने उसे करनी है या फिर किसी और मेथड के थ्रू करनी है, ठीक है। और लास्ट में उसमें ये चेक करना होता है कि इंस्पेक्शन अगर वो अलाउ कर रहा है तो कितनी मरतबा वो इंस्पेक्शन अलाउ करेगा, ठीक है। और ये एग्रीमेंट में हम लोगों ने डिफाइन करना होता है कि वो इंस्पेक्शन अलाउ कर रहा है और उसकी कॉस्ट भी पे करेगा। ये ऑलरेडी पहले हम लोगों ने से एग्रीमेंट में करवा लेने, ठीक है। और जब ये हम उससे सारी एग्रीमेंट हो जाएगा उसके बाद ये करना है कि हमने एक सैंपल ऑर्डर कर देना, ठीक है। वो हमें सैंपल भेजेगा, मे बी इट विल बी फ्री, सैंपल वो हमें फ्री दे देता है। तो वहाँ पे ये हम लोग ने चेक करना है कि वो कितने टाइम में हमें सेंड कर रहा है, ठीक है। और वो एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट है या नहीं। तो लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ सैंपल पे भी रिलाई नहीं करना होता। मे बी वो सैंपल अच्छा भेजते तो प्रोडक्ट की क्वालिटी में बाद में इफेक्ट हो। और देन लास्ट में आपने उसकी नेगोशिएशन को डिस्कस किया, तो उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि उसके एंड प्रोडक्ट एंड प्राइस क्या है प्रोडक्ट की, और उस पे पीएचडी मींस के हमें प्रोडक्ट की ईच हर टर्म के बारे में मालूम होनी चाहिए। एंड प्राइस हम लोगों ने कैसे चेक करनी होती है कि अपनी प्रोडक्ट की क्वांटिटी को इंक्रीज कर देना है और सप्लायर से कांटेक्ट करना और उससे कहना है कि हम आपसे ना एक लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशन डेवलप करना चाह रहे हैं और आप हमें प्रोडक्ट आपसे हमें प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो वो फिर आपको मे बी एक रीजनेबल अमाउंट में रेट पे आपको प्रोडक्ट दे। उसके अलावा आपने उससे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछने हैं, डीप क्वेश्चंस उनके बिजनेस के बारे में और उनके कि किस कंट्री से वो ज्यादा उनको ऑर्डर्स वगैरह आ रहे हैं, ईटीसी। और आपने बताया था कि बिजनेस रिलेशनशिप के लिए जरूरी है कि ट्रांजैक्शंस हों। अगर ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और अच्छी हैं तो आपका बिजनेस रिलेशनशिप उनसे अच्छा डेवलप होगा। और लास्ट में आपने बताया था कि आपने सेलर के ना प्रॉफिट मार्जिन्स का ख्याल रखना है, क्योंकि अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है तो आपको भी प्रॉफिट होगा और अगर उसको लॉस हो रहा है तो आपको उससे ज्यादा लॉस होगा। लास्ट में इम्पोर्टेंस आपने डिस्कस की थी, उसमें ये होता है कि आप कि ट्रेड टर्म्स जो हैं वो ये डिफाइन करी होती हैं कि ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट होगा, और इसमें ड्यूटीज डिफाइन होती हैं बायर की और सेलर की। बाकी आपने एक डीडीपी डिस्कस किया था, वो समझ नहीं आई, और बस यही था। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, आपने जो RFQ जनरेट किए हैं आप लोगों ने, आपको कितना कितना रिस्पॉन्स आया उसके ऊपर? जी अभी आ रही है आवाज, हम चेक कर रहे हैं, तो बस हमने भी अपने ज्वाइंट को ऑडियो नहीं किया। दो आए। अच्छा, वैसे 10 की होती है लिमिट, 10 तक आपको आ जाने चाहिए, बट इट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट एज वेल के प्रोडक्ट के अगर सप्लायर ज्यादा अवेलेबल है तो क्विकली RFQs उसका आपको रिस्पॉन्ड आ जाता है काफी का। और अगर आपकी प्रोडक्ट कि या तो इतने सप्लायर्स नहीं है या आपने मे बी एक्सप्लेनेशन इतनी अच्छी नहीं दी कि लोग उसे रिलेट कर पाए। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाए, अब हम चेक करते हैं कि RFQ के अलावा किस तरह से हम सप्लायर को
फाइनल करेंगे। थ्योरेटिकली इसको हमने कल देख लिया था और हम इसको प्रैक्टिकली भी देखते हैं। ठीक है, हमें चाहिए है जी लोन बैंड किट, इसको सर्च कर लें। अब यहाँ पे इसमें लेफ्ट साइड पे हमारे पास फिल्टर्स आएंगे, वो फिल्टर्स हमने लगाने हैं और उधर से हमें अच्छे सप्लायर मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम ये है कि हमें ट्रेड एश्योरेंस लाजमी चाहिए। ठीक है, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो वो सप्लायर आ जाएंगे जो कि ट्रेड एश्योरेंस ऑफर करते हैं। नहीं, सप्लायर के नहीं कोई पैसे लगते क्लिक करेंगे। उनका लिस्टिंग्स का होता है, लिस्टिंग्स उन्हें सर्टेन नंबर की अलाउड होती हैं। जैसे बेसिक अकाउंट है उस पर 30 लिस्टिंग्स हैं अलाउड, और फिर अगला जितनी पेमेंट ज्यादा होगी उस हिसाब से लिस्टिंग्स का होता है। एक दो दिन लग जाते हैं ना उसमें, 24 आवर्स के बाद आप उसको देखिए। अच्छा जी, ट्रेड इंश्योरेंस वाले हो गए फिल्टर। अब हमें वो चाहिए जो कि वेरीफाइड सप्लायर है। यहाँ पे वेरीफाइड और वेरीफाइड प्रो, ये दो चीजें आ गई हैं। पहले हम वेरीफाइड करके देखें। ये वेरीफाइड वाले कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं, इन्होंने फॉर एग्जांपल कुछ चीजें क्लेम की हुई हैं कि हम खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हमारे पास ISO 9001 सर्टिफिकेशन है, हमारे इतने एम्प्लॉयज हैं, हमारे पास ये मशीन्स हैं, ये टेक्नोलॉजी है और ये सर्टिफिकेशंस है। तो अलीबाबा की टीम उनकी फैक्ट्री विजिट करती है और फैक्ट्री विजिट करने के बाद ये सारी चीजें चेक करती है जो उन्होंने क्लेम की होती है। ठीक है, और जिनकी वो सब चीजें पूरी उतरती हैं उसको ये वेरीफाइड का बैच, वेरीफाइड सप्लायर का ये मिलता है। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाए जी नीचे, रेडी टू शिप, पेड सैंपल्स छोड़ते हैं। यहाँ से आप सप्लायर कंट्री जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट किस किस कंट्री में अवेलेबल है। अब ये चाइना के सप्लायर्स ही अवेलेबल है सब, तो इसलिए सिर्फ चाइना। प्रीवियसली एक्सपोर्टेड टू में आप सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपको वो सप्लायर मिले जिन्होंने US में ऑलरेडी एक्सपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, तो प्रीवियसली एक्सपोर्टेड टू में आप US सिलेक्ट कर लेंगे और फिर वही बंदे फिल्टर आउट होंगे जो कि US में ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ से आप कंट्री अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगी जी सर्टिफिकेशंस। अगर आप चाहते हैं कि वो ISO सर्टिफाइड हो या कोई सर्टिफिकेशन उसके पास मौजूद हो, समटाइम्स कुछ प्रोडक्ट्स में इस तरह होता है कि आपको उस सर्टिफिकेशन के बगैर आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कोई फार्मास्यूटिकल या कोई एडिबल आइटम होगी तो उसके अंदर इस तरह के मसले हो सकते हैं। तो फिर आप वो सर्टिफिकेशन यहाँ से सिलेक्ट करके जिसके पास होगी उसी को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे आगे एज एंड फंक्शन रिकमेंडेड एज, ये सब छोटे छोटे फिल्टर हैं, इन सबको आप छोड़ दो। ठीक है, अब आ जाए आप इधर, ये है जी शांटू सिटी PHX टॉयज कंपनी लिमिटेड, वेरीफाइड है, 7 ईयर से काम कर रही है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप कंपनी की प्रोफाइल पे आ जाएंगे। ये डायमंड्स इनके मेडिकल एक्सपीरियंस और रेटिंग्स के ऊपर इनको को मिलते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली इसकी जो है ना वो साइंस हम देख लेते हैं गूगल पे क्या है।
Lifetime transaction count on Alibaba. Each additional diamond indicates a higher transaction count and therefore transaction pair. ठीक है, तो जितनी ज्यादा किसी की ट्रांजैक्शन होंगी उतना ज्यादा उसके पास के डायमंड होंगे. कंपनी प्रोफाइल हमने बोली थी, क्या बोली है? अच्छा, ये इसकी प्रोफाइल आ गई है सप्लायर की. ये बेसिकली विद इन द अलीबाबा ही आप समझ लें कि उसकी अपनी वेबसाइट है. ठीक है, यहाँ पे उसकी प्रोफाइल है, उसकी सारी प्रोडक्ट्स हैं. जिस तरह अमेज़न में होता है ना, ब्रांड का पेज होता है और डिटेल होती है सारे ब्रांड की प्रोडक्ट्स की, उसके बारे में सप्लायर. तो इस तरह से यहाँ से इसकी प्रोफाइल में आ जाए, कंपनी ओवरव्यू में आ जाए. वन 40 रिव्यूज हैं जी, 96.2% ऑन टाइम डिलीवरी रेट. और अच्छा, ये जो वेरीफाइड का इसको बैच मिला, इन्होंने इसकी ये चीजें वेरीफाई की हैं बेसिकली. ठीक है, देखिए उनकी फैक्ट्री की या उसकी जो भी ऑफिस है उनका, उसकी वीडियो भी है उनके पास. उसके बाद वहाँ की पिक्चर्स हैं सारी. ये इनकी प्रोडक्ट का स्टोर है, शोरूम है, VR शोरूम. यहाँ से आप देख सकते हैं 360 डिग्री व्यू. ये प्रोडक्शन होते हुए दिखाई दे रहा है. यहाँ असेंबली हो रही है, ये पैकिंग है जो क्वालिटी कंट्रोल में. इतनी ज्यादा कोई इसकी सप्लायर की ना क्वालिटी कंट्रोल में ये दिया हुआ सिर्फ. मैं ये समझ आता है वर्नियर कैलिपर से आपने क्या करना. तो इतना कोई मजेदार सप्लायर नहीं है ये. इसका एड्रेस देखते हैं कहाँ पे है. ये है जी इनका एड्रेस, इंडस्ट्रियल जोन का ही है. ठीक है, बाकी आप इसकी वेबसाइट के ऊपर डायरेक्टली जाना चाहते हैं, यहाँ से डायरेक्टली भी जा सकते हैं. और इनसे जब कांटेक्ट करना होगा हमने, तो यहाँ पे कांटेक्ट सप्लायर पर क्लिक होगा और
या चैट उससे स्टार्ट हो जाएगी, चैट नाम से आप चैट स्टार्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट सप्लायर से आप अपनी क्वेरी इनको दे सकते हैं। ठीक है, ये इनकी सारी प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी ये प्रोडक्ट्स में डील करते हैं सारी टॉयज की प्रोडक्ट्स हैं। अब कल बेसिकली जो चीजें हमने देखी थी सारी, वो सब आपने सप्लायर के ऊपर अप्लाई कर देनी, जिसमें आपने उसकी लोकेशन चेक करनी है, उसकी जो वेरीफाइड का उसको बैच मिला हुआ है तो वो किस वजह से मिला हुआ है, उसकी फैक्ट्री की पिक्चर्स और उसकी अगर कोई सर्टिफिकेशन है उसको चेक कर लें। कुछ सर्टिफिकेशन होती हैं जो ऑनलाइन वेरीफाई भी हो जाती हैं, उसको ऑनलाइन वेरीफाई कर लें। इसके अलावा इसको एक दफा गूगल भी करके देख लें कि वहां पे कोई किसी ने इसके खिलाफ तो नहीं किसी प्लेटफॉर्म पे रिव्यूज दिए हुए, ये सर्टिफिकेशन दिए हुए हैं उन्होंने। ये इनके रिव्यूज हैं जो जो भी इनके पास थे उन्होंने दिया। इसको एक दफा गूगल करके देख लेते हैं। इश्तिहारी तो नहीं है ये, इश्तिहारी होते हैं ना जो कंपनी में, कि गूगल के ऊपर पर कहीं ना कहीं मिल जाता है। ये तो अलीबाबा की प्रोफाइल आ गई इनकी, ये इनकी है वॉलमार्ट टाउन। अब ये देखिए, सप्लायर एक ही होगा लेकिन वो डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स है वहां पे आपको उसकी प्रेजेंस मिल जाएगी। ठीक है, तो आप उसकी प्राइसेस को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे भी देख लें कि कहीं पर वो ज्यादा सस्ता तो नहीं दे रहा है, क्या बता। ट्रेडमील.com है, वहां पे भी यही है, डेमोन्स्ट्रेटिव है। ग्लोबल सोर्सेस पे भी है। अच्छा, इनके नाम जो है ना वो डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल होता है। अब ये सेंटो सिटी DHX टॉयज का, अब सेंटो इनकी सिटी का नाम होगा, तो सेंटो के नाम के कितने ही आपको सप्लायर मिलते हैं। अभी देखिए सेंटो चेंगाई एजियांग जो भी मिलता जुलता आपको लगेगा कि पता नहीं बाकी ये सेपरेट सप्लायर हो जाता है। ये भी टॉयज का है आपको। ठीक है जी, यहाँ से शॉर्ट लिस्टिंग समझ आ गई आपको किस तरह से होगी। वेरीफाइड चाहिए, ट्रेड इंश्योरेंस वाला चाहिए, कोई सर्टिफिकेशन लगानी है तो वो लगा दें, एक्सपीरियंस चाहिए और हमें डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर चाहिए। ठीक है, ये चीजें हम चेक कर रहे हैं।
अच्छा, अब इनसे आगे कांटेक्ट किस तरह से करना, क्या करना, वो भी आगे टेम्पलेट आ जाती है। और यहाँ मैं देखता हूँ किधर पड़ी हुई है। ऊपर थी आई शायद टेम्पलेट आई थी ऊपर। फिर इसकी टेम्पलेट मैं आपको निकालने के लिए दूंगा। अच्छा जी, अब सप्लायर्स के साथ जब ये सारी सर्च करने के बाद आप कोई भी सप्लायर फाइनल कर लेते हैं और आप ऑर्डर देते हैं, और जब आपका ऑर्डर रेडी हो जाता है बिफोर उसको फाइनल पैकिंग, आपने उसको लेबल देने होता है। ठीक है, आपने उसको दो तरह के लेबल देने होते हैं, एक होते हैं शिपिंग लेबल्स और एक होते हैं FNSK लेबल्स। प्रोडक्ट पे एसन में, ये हम उसी की बात कर रहे हैं, एसन नहीं लगाना आपने, FNSK लेबल लगाना है, उसी की बात कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट पे एसन नहीं लगाना होता। फिल्टर सादिया मुनीर वेरीफाइड सर्टिफिकेशन अगर कुछ चाहिए तो, अदरवाइज ट्रेड एश्योरेंस का फिल्टर लगा देंगे, वेरीफाइड पे लगा। अब आप फिल्टर लगा के देख लेना, जितने ज्यादा लक्ष्य, तो अगर सप्लायर ज्यादा आ रहे होते हैं तो फिल्टर ज्यादा लगा लें, कम आ रहे होते हैं तो हाथ खोला रखें इसको, हाथ खोला रखें तो मैक्सिमम ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। अच्छा, अब हमने इनको ना दो तरह के लेबल्स देने हैं। इन लेबल का पर्पस क्या होता है? FNSK लेबल जो होता है वो आपके हर एक पीस के ऊपर लगता है, हर एक यूनिट के ऊपर लगता है। ठीक है, ये FNSK लेबल आपकी जितनी आइटम्स होती हैं ना, जितने नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं, उनको आपकी लिस्टिंग के साथ अटैच करता है, उनको आपकी लिस्टिंग के साथ अटैच करेगा। ठीक है, ये तो शिपिंग लेवल है ना, यहाँ पे FNSK लेवल की पिक्चर नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरह का लेवल होता है जी, FNSK लेवल। ठीक है, इसके ऊपर बारकोड होगा, एक कोड लिखा होगा, प्रोडक्ट का नाम लिखा होगा, प्रोडक्ट कंडीशन उसको लिखा होगा। ठीक है, ये हम सेलर सेंटर से निकालेंगे। जब हम शिपमेंट क्रिएट करेंगे ना, तो शिपमेंट क्रिएट करके वहां से हम निकालेंगे। तो ये FNSK लेबल आपकी जितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं उन सब यूनिट्स पे एक एक स्टिकर इसका लगेगा। ठीक है, और जब ये जाएंगे अमेजोन वेयर हाउस में, तो फिर वहां से ये स्कैन होंगे, स्कैन होने के बाद ये ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएंगे आपकी लिस्टिंग के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1000 यूनिट्स को FNSK लेवल लगाया तो आपकी इन्वेंट्री में 1000 यूनिट ऐड हो जाएंगे आपकी लिस्टिंग के अंदर जब ये जाएगा वेयर हाउस में। अगर आपकी आइटम्स थी 1000, आपने लेबल लगाया 950 को, तो आपकी लिस्टिंग में 950 यूनिट ही ऐड। ठीक है, तो आपने FNSK लेबल इंश्योर करना है
कि वो सारे के सारे हर एक यूनिट के ऊपर लग जाए। जी अमेजोन से लेंगे, ये अमेजोन में हम जब शिपमेंट क्रिएट करेंगे तो वहां पे FNSQ लेबल हमें मिलेंगे। FNSQ बार कोड है और ये बार कोड आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उसको आपके लिस्टिंग के साथ अटैच करता है बेसिकली। जब वो स्कैन करेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा ना। कार्टन गए बड़े बड़े अमेजोन वेयर हाउस में, उन्होंने कार्टन में से सामान निकालना शुरू किया है कि एक पीस को स्कैन किया, स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें आएगा। स्कैन अमेजोन वेयर हाउस वाले करेंगे। जब ये सामान जाएगा अमेजोन के वेयर हाउस में तो वो आपके सामान को हर एक यूनिट को स्कैन करेंगे। ठीक है, स्कैन करके वो उसमें साथ अटैच हो जाएगा। और ये लिस्टिंग अभी क्रिएट करेंगे हम तो वहां से आपको पता चल जाएगा। जी जी, स्कैन जब वो करेंगे तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी ना उनके पास। तो मेरी बात सुने, अब उनके पास हंड्रेड्स ऑफ इन्वेंटरीज आ रही हैं सेलर्स की, डेली हंड्रेड्स में भी थाउजेंड्स में आ रही हैं। तो वो एक एक करके कुछ पढ़ नहीं सकते, पढ़ के लिखे यहाँ पे लोग जी ये तो आ गई है मोहम्मद सईद अहमद खान की इन्वेंट्री है, इसको उनके खाते में डालना है, मजहर रंधावा की इन्वेंट्री है ये। जस्ट उन्होंने स्कैन करना है, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, आपके जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं वो भी स्कैन होंगे और आपके जो बड़े बॉक्सेस हैं वो भी स्कैन हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक तो पता चल गया जी FNSQ लेवल हमें कि ये आपके हर एक यूनिट के ऊपर लगेगा हर एक। कुछ हौसला कर लें, अभी आ रही है आगे इंस्पेक्शन भी आ रही है, सबर कर लें, ये सुन लेना, इसको समझ लें आराम से। आप लोग बीच में क्वेश्चन करी जा रहे हैं और उसकी वजह से आपको ये समझ नहीं आएगी, मुझे बार बार रिपीट करना पड़ता है। ठीक है, ये सुन ले सारे टॉपिक्स, 3PL वो सब कुछ अभी आ जाता है। अच्छा, दूसरे लेवल जो है ये है शिपिंग लेवल्स। शिपिंग लेवल आपके कहाँ पे यूज होते हैं? आपके जितने कार्टन बनेंगे हर एक कार्टन के ऊपर शिपिंग लेवल लगेगा। ठीक है, शिपिंग लेवल के अंदर ये इंफॉर्मेशन होती है शिप फ्रॉम, जहां से वो ये शिपिंग लेवल भी आप ही बनाएंगे अपने सेलर सेंटर में। जब शिपमेंट क्रिएट करेंगे तो शिपिंग लेवल बन जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपको ये वाले स्टिकर भी मिल जाएंगे, FNSQ लेवल वाले भी मिल जाएंगे। वो उठा के अपने सप्लायर को व्हाट्सएप ईमेल वगैरह कर देने और वो उसके प्रिंट लेगा, प्रिंट लेके लगा देगा। ठीक है, इसमें इंफॉर्मेशन क्या होती है कि आपका वो शिप कहाँ से हो रहा है। शिप फ्रॉम जो आपको चाइना का एड्रेस है, पाकिस्तान का एड्रेस है, वो लिख देंगे। शिप टू जो एड्रेस आपके पास सेलर सेंट्रल में आपको मिलेगा कि इस वेयर हाउस में आपका सामान भेजना, वो वाला आ जाएगा इसके ऊपर और ये बार कोड आ जाएगा और यहाँ पे उसका कोई नंबर आ जाएगा। अब ये शिपिंग लेवल का पर्पस क्या है? ये हर एक कार्टन के ऊपर लगता है। फॉर एग्जाम्पल एक कार्टन के अंदर 100 पीस है, हमारे लूम बैंड किट है, लूम बैंड किट के ऊपर हमारे 1000 लूम बैंड किट के यूनिट है, तो 1000 FNSQ लेबल तो लग गए हर एक पीस के ऊपर। अब इसका जो है 10 कार्टन बने हैं, 100 पीसों के 10 कार्टन बन गए, तो हर एक कार्टन के ऊपर एक शिपिंग लेबल लगेगा। हर एक कार्टन के ऊपर एक शिपिंग लेबल लगेगा। इस तरह का लेबल होगा, यहाँ पे बता रहे होंगे बॉक्स 1 of 10, बॉक्स 2 of 10, बॉक्स 3 of 10, 10 बॉक्सेस है ना। ठीक है, यहाँ आगे उसका वेट आ रहा होगा कि इसका वेट कितना। ये ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन ये आप ही लिखेंगे सेलर सेंट्रल में, उसके हिसाब से ही आपको ये स्टिकर मिलेगा। और सप्लायर ने इसका जस्ट प्रिंट निकालना है, प्रिंट निकाल के डब्बे पे लगा दो। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? शिपिंग लेबल आपकी इन्वेंट्री को आपके अकाउंट के साथ अटैच करता है। 10 डब्बे वहां पे आपके पड़े हुए हैं, 10 डब्बे किसी और के पड़े हैं, 10 डब्बे किसी और के पड़े हैं। ठीक है, इनके राव जाहिद उमर के हैं 10 कार्टन, इनका सामान लदा है, शाहिद इकबाल का लदा है, फौजिया कोकब का लदा है, तो क्या करेंगे वो, उन्हें कैसे पता चलेगा? हर एक की शिपिंग लेवल अलग है। मेरी शिपिंग लेवल अलग है, मेरा स्कैन जो बारकोड है वो सेपरेट है, आप लोगों का सेपरेट है। तो जब वो स्कैन होंगे सारे बॉक्सेस वेयर हाउस पे जाके,
तो ऑटोमेटिकली जो मेरी इन्वेंट्री होगी, जो मेरे लेबल वाले बॉक्सेस होंगे, वो मेरे अकाउंट के साथ अटैच होंगे। वहां पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी इतने बॉक्सेस, ये वाली इन्वेंट्री रिसीव हो गई है अमेजोन वेयरहाउस पे। ठीक है, रिसीव होने के भी बाद टाइम लग जाता है। आपके जो यूनिट्स हैं वो आपकी लिस्टिंग में ऐड होते हैं, वो उसमें टाइम लग जाता है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा फौरन कि ये इन्वेंट्री आपके अमेजोन वेयरहाउस पे रिसीव होगी। ठीक है, हर एक के शिपिंग लेवल के हिसाब से स्कैन होके उसके सेलर अकाउंट के साथ इन्वेंट्री अटैच हो जाती है। लिस्टिंग क्रिएट करेंगे जब तब मिलेगी ना, शिपमेंट क्रिएट करेंगे वहां पर मिलेगी। ठीक है, दिखा दूंगा मैं आपको कहाँ से मिलती है, किस तरह से होता है। ये भी खुद ही जनरेट होता है, बनाना नहीं होता हमने, जस्ट आपने इसको प्रिंट सप्लायर को देना, उसने इसका प्रिंट निकाला। ठीक है जी, तो ये जो शिपिंग लेवल है, अगर तो आपकी बॉक्सेस के अंदर सामान आ रहा है तो हर एक बॉक्स पे एक लगेगा। अगर पैलेट्स के अंदर सामान आ रहा है, अगर आपकी इन्वेंट्री बहुत ज्यादा है और पैलेट्स के ऊपर आ रही है, तो फिर आप एक पैलेट के ऊपर 4 स्टिकर लगा देंगे। और पैलेट क्या होती है देखें, कुछ लोगों को पैलेट का भी नहीं पता होता। ये पैलेट्स होती है ना, इन पैलेट्स के ऊपर इस तरह से वो सामान वाली पैलेट है। वुडन अब तो प्लास्टिक की आ गए हैं, पहले वुडन चलती होती थी। तो अगर आपने ये वहां पे पैलेट एंटर की हुई है तो मेरा सामान पैलेट के अंदर है, ठीक है, तो आपको फिर एक ही पैलेट के 4 स्टिकर मिलेंगे और आपने चारों साइडों के ऊपर ये देखें किस तरह से पैलेट के ऊपर डब्बे पड़े होते हैं, ऊपर रैपिंग शीट लगी होती है और वो पूरी पैलेट रैप हुई होती है। ठीक है, तो उस रैप पैलेट के आपको 4 साइडों पे एक एक स्टिकर लगा देंगे। जी, प्रोसेस अभी देखेंगे हम, वो वाला भी देखेंगे। आ जाए, वो भी आ जाए। अच्छा जी, आगे आ जाए। अच्छा, इसके अंदर एक चीज अंडरस्टैंड करें कि आपके जो एफएनएसक्यू लेबल होते हैं वो एक प्रोडक्ट के लिए यूनिक है, मतलब आप उसको कॉपी कर सकते हैं। आपने आपके 1020 अगर लूम ब्रांड किट के हैं ना, और आपने एक एफएनएसक्यू लेबल लिया है, तो आप एक एफएनएसक्यू लेबल को 1000 दफा प्रिंट करके या एक शीट पे कॉपी पेस्ट करके आप उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। 1020 वो एक ही होंगे, वो 1000 यूनिट के लिए एक ही बार कोड है। लेकिन जो शिपिंग लेवल है वो यूनिक होते हैं। शिपिंग लेवल हर बॉक्स का अलग होता है। हर बॉक्स का अलग इसलिए होता है क्योंकि हर बॉक्स का वेट डिफरेंट हो सकता है। अगर यूनिफॉर्म इन्वेंट्री नहीं है आपकी, हर एक बॉक्स के अंदर सेम नंबर ऑफ पीसेस नहीं है, तो फिर वेट डिफरेंट हो जाएगा। तो शिपिंग लेवल हर एक बॉक्स का अलग होता है। अगर एक बॉक्स 50 केजी का है तो उसका लेवल अलग है, 100 केजी वाले का अलग है, 150 केजी वाले का अलग। वो कॉपी पेस्ट नहीं हो सकते, वो डिफरेंट होंगे हर एक बॉक्स के। बॉक्स जो है वो ऑटोमेटिकली आपको सप्लायर अगर एक्सपीरियंस है तो उसको ये सब चीजें पता है कि जहाँ पे सील लगी होती है उधर के लेबल नहीं लगाने हैं, क्योंकि अगर चेकिंग में वो सील उतरती है तो बॉक्स का लेबल उतर जाएगा और इन्वेंट्री जब जाएगी अमेज़न वेयर हाउस में, सो दे वोंट बी एबल टू आइडेंटिफाई और स्कैन एट की किसकी इन्वेंट्री है। आपकी इन्वेंट्री पर पहुंचेगी नहीं वेयर हाउस पे। ठीक है, प्लेस बोथ द फुलफिलमेंट बाय अमेज़न बॉक्स आईडी लेबल एंड द कैरियर लेबल यूपीएस फेडेक्स on a flat surface of the box barcodes or fold over the edges और corner flat surface पे लगाएं, जहाँ पे सील खुलनी होती है, डब्बा खुलना होता है, उस जगह पे नहीं लगाएं। ठीक है, आपके जो लेबल्स हैं दे शुड बी अनकवर्ड, स्कैनेबल एंड रीडेबल।
ठीक है, each box in shipment must have its own FBA box ID printed for your shipment box flow। ये बता दिया मैंने कि हर एक बॉक्स लेबल का डब्बे का हर एक डब्बे का स्टिकर अलग होगा, मिक्सअप नहीं करने। अगर पैलेट्स चाहिए तो पैलेट लेबल आएंगे, एक टॉप पे आएगा और वन ईच साइड के ऊपर आएगा। अच्छा, आपकी ये बारकोड्स और आपकी शिपिंग लेबल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अगर ये मिस हो जाते हैं किसी बॉक्स के ऊपर, आपके अंदर से यूनिट्स के अंदर से किसी पर मिस हो जाते हैं, तो आपकी इन्वेंट्री आप समझ लें कि मिस हो गई। You won't be able to identify किसकी इन्वेंट्री। अच्छा, मोहम्मद सईद अहमद ने बड़ी अच्छी चीज पूछी कि आपके फॉर एग्जांपल शर्ट्स हैं। अब मेरे पास शर्ट्स के 3 कलर हैं और 3 डिजाइन है, ठीक है, वेरिएशन है डिफरेंट, इसको वेरिएशन कहते हैं। 3 कलर है, 3 डिजाइन। तो मेरे पास कितने टाइप की शर्ट्स हैं जो मैं सेल कर रहा हूँ बेसिकली? 3 कलर हैं, 3 डिजाइन है, तो टोटल कितनी शर्ट्स मेरी इन्वेंट्री में होंगी? कितनी टाइप है? 9 टाइप है, ठीक है, बिग 3। ब्लू, पिंक, व्हाइट है अगर, तो अब ब्लू का भी स्मॉल मीडियम लार्ज होगा, व्हाइट का स्मॉल मीडियम लार्ज होगा, 6 हो गए, और पिंक का स्मॉल मीडियम लार्ज होगा, 9 हो गए, ठीक है। इसी तरह स्मॉल जो है वो ब्लू में भी होगी, पिंक में भी होगी, व्हाइट में भी होगी, तो टोटल 9 हो जाते हैं बेसिकली। तो अब ये जो FNSQ लेवल होते हैं ना, ये इन 9 वेरिएशंस के डिफरेंट होते हैं, क्योंकि दे आर डिफरेंट आइटम्स। हर वेरिएशन का एसएन नंबर डिफरेंट होता है, सेम ऐसे नहीं होता इनका, ठीक है। हर वेरिएशन का एसएन नंबर डिफरेंट होता है, तो इसीलिए ये डिफरेंट आइटम्स हैं तीनों, ये डिफरेंट एंटिटीज हैं, तो इनके ऊपर FNSQ लेबल भी डिफरेंट लगेंगे। हर एक का FNSQ लेबल यूनिक होगा, एक ही FNSQ लेबल इन 9 आइटम्स के ऊपर नहीं हो सकता, ठीक है। वेरिएशन इस तरह निकलती है कि जो भी 2 वेरिएशन आइटम को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 3 है फॉर एग्जांपल, 3 डिजाइन है, 3 कलर है, 3 साइजेस है, तो वेरिएशन कितनी हो गई? 27, ठीक है। अब अगर 3 कलर है, 3 साइज है, 3 डिजाइन है, इसके अलावा और 3 क्या ऐड हो जाता है? क्या कर सकते हैं और 3 इसमें? बताएं जी, क्या होगा? कलर, डिजाइन, साइज और क्या अलग कर सकते हैं? टी शर्ट है, मुझे उसकी डिफरेंट वेरिएशन बनानी है, मैंने 3 कलर दे दिए, 3 डिजाइन दे दिए, 3 साइज दे दिए, और क्या मैं डिफरेंट कर सकता हूँ? फुल स्लीव, हाफ स्लीव, ये मटेरियल डिफरेंट कर सकते हैं। 3 तरह के मटेरियल है मेरे पास, एक कॉटन है, एक सिल्क है, एक पॉलिएस्टर है, ठीक है। तो अब मेरी वेरिएशंस कितनी हो गई हैं? अब हमें कैलकुलेटर का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि जी 3 कलर थे, 3 डिजाइन थे, 3 साइज थे, 3 मटेरियल हमने डाल दिए, 81 वेरिएशन हो गई, ठीक है। 81 वेरिएशंस हो गई। अब इन 81 वेरिएशंस का जो FNSQ लेबल लगेंगे, 81 डिफरेंट तरह के FNSQ लेबल लगेंगे, ठीक है। अब हर एक कैटेगरी के अगर मेरे 100 पीसेस हैं, हर एक कैटेगरी के 100 पीसेस हैं, तो फिर टोटल FNSQ लेवल कितने हो गए मेरे? 8100 FNSQ लेवल लगेंगे। क्लियर हो गया जी इसमें वेरिएशन वाला?
जी 81 यूनिक होंगे, लेकिन अब एक शर्ट है, फॉर एग्जांपल एक शर्ट है, सिल्क की शर्ट है, वाइट है, मीडियम साइज है उसका और वाइट कलर है, ये एक टाइप है। तो इसकी जो 100 शर्ट्स है ना, उन 100 शर्ट्स के सेम एफएनएस के लेवल होंगे। अब एक शर्ट है जो कि ब्लू है, उसका मीडियम साइज है, सिल्क का कपड़ा है, उसका उसका एफएनएस के लेवल 100 पीसेस का सेम होगा, लेकिन ये ब्लू वाली का एफएनएस के लेवल डिफरेंट है, व्हाइट वाली का डिफरेंट है। नहीं क्यूआर कोड नहीं लगा सकते हो, जो ऑप्शन जो लेबल हमें देंगे अमेजोन वाले, हमने वही लगाने, अपनी तरफ से हमने नहीं बना के लगा। अच्छा जी, अब इसके बाद कोड्स होते हैं आपके प्रोडक्ट के ऊपर। सबसे पहला तो हमने एफएनएस की लेबल का कोड देख लिया, स्टिकर लगा और वो स्कैन हो सकता है, वो अमेजोन की आइडेंटिफिकेशन को। अभी कुछ मैन्युफैक्चरर बार कोड्स होते हैं जो कि आपको लिस्टिंग क्रिएट करते वक्त चाहिए होता है। जब हम लिस्टिंग क्रिएट करेंगे ना, तो वहां से आपसे वो उसका मैन्युफैक्चरर बार कोड पूछेगा। ये कौन सा बार कोड? ये है यूपीसी और जीटीआईएन, ईएन, ठीक है, आईएसबीएन, ये सब टाइप है। यूपीसी का आपने नाम सुना होगा, यूपीसी बार कोड, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड क्या करता है कि यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड बेसिकली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये कोड्स बनाती है, ठीक है, उससे ये कोड बाय करना पड़ता है, यूपीसी कोड। तो वहां से यूपीसी कोड बाय करके जब आप अपनी प्रोडक्ट पे लगा देंगे, ये भी हर एक वेरिएशन के ऊपर डिफरेंट होगा, ठीक है। आपकी जो डिफरेंट वेरिएशंस हैं, दे आर बेसिकली डिफरेंट आइटम्स। जस्ट आपने उनको ग्लू किया होता है एक ही लिस्टिंग के अंदर, ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है। जो वेरिएशंस होती हैं वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं, दे आर जस्ट ग्लूड टू वन लिस्टिंग। अच्छा, यूपीसी जो है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है, ये आपको हर एक प्रोडक्ट के लिए चाहिए होता है, हर एक वेरिएशन के लिए एक कोड आपको चाहिए होता है। ये आपकी प्रोडक्ट की इंटरनेशनल आइडेंटिफिकेशन होती है। आप एग्जाम्पल जाते हैं किसी भी स्टोर में, तो कुछ आइटम्स उठाते हैं, उठा के आप जाते हैं और वो जो आपका होता है कैशियर, तो भी कहते हैं उसको, वो उसको स्कैन करता है आइटम्स को। स्कैन करने के बाद आपको बिल सामने आ जाता है और आप उसको पे करते हैं एंड निकल जाते हैं, ठीक है। अब ये जो स्कैन किया है उसने स्टोर वाले ने, उसने एक कोड लगा हुआ था ना, उसके ऊपर बार कोड लगा हुआ था, ठीक है। वो बार कोड जो था बेसिकली वो यूपीसी कोड से बना हुआ था। तो ये यूपीसी कोड आपका आपकी प्रोडक्ट की इंटरनेशनल आइडेंटिफिकेशन होती है, ये यूनिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक जगह पे 10 डिफरेंट ब्रांड्स की टी शर्ट्स पड़ी हुई हैं, लेबल नहीं लगे हुए ऊपर, लेकिन यूपीसी कोड लगा हुआ है। तो जब यूपीसी कोड स्कैन होंगे ना, या यूपीसी कोड से उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, तो पता चल जाएगा ये इस ब्रांड की शर्ट है, ये उसकी है, ये उसकी है, ये उसकी है, ठीक है। तो आपको जो यूपीसी कोड, इसको यूपीसी कोड को अभी आप ना भूल जाए, ये जब हम लिस्टिंग क्रिएट करेंगे ना तब आपको सिखाऊंगा, अभी आप परेशान ना हो उसके ऊपर, ये मैं तब दिखाता हूँ यूपीसी कोड इस तरह के। आज आपको बताया ना, तो आप मिक्स अप कर देंगे, आप एफएनएस के यू, शिपिंग लेबल, यूपीसी, सारा कुछ मिक्स करके आप परेशान हो जाए।
ठीक है। तो यूपीसी कोड नाम की कोई चीज दुनिया में अभी नहीं, मंडे को आ जाएगी। अभी क्या है, आज एफएनएसक्यू लेबल है और शिपिंग लेबल है, ठीक है। शिपिंग लेबल है और एफएनएसक्यू लेबल है, ये दोनों तो समझ आ गए ना। हाँ जी, ऐसे ही है, क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा, लिस्टिंग क्रिएट करेंगे। क्वालिटी इंस्पेक्शन पे आ जाए जी। क्वालिटी इंस्पेक्शन का तरीका वारदात क्या होगा आपका। सबसे पहली बात ये है कि मैंने आपको जैसे बताया कि सप्लायर से पहले आप बात कर लेंगे कि भाईजान मैंने इंस्पेक्शन करानी है, और आपने जो एग्रीमेंट करना है उससे उसमें भी आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख लेना है कि मैं इंस्पेक्शन करवाऊंगा। दूसरी बात क्या है कि आप इंस्पेक्शंस कितनी करवाएंगे ये भी उसमें लिखा होना चाहिए। तीसरी बात कि आप जब इंस्पेक्शन करवाएंगे और फॉल्टी सामान जो निकलेगा आप उसको रिप्लेस करके देंगे एट योर ओन कॉस्ट, ये भी आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखना है और आपने सप्लायर से पहले बात करनी है, ठीक है। ये जब बातें आप उससे कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि जो तो बंदा है आपको 2 नंबर प्रोडक्ट देने वाला जिसमें टूटी फूटी चीजें डाल के और 2 नंबरी करनी है, वो तो उसी वक्त भाग जाएगा, ठीक है। आपसे एग्रीमेंट करेगा नहीं, आपसे डील होगी नहीं उसकी। जो बंदा जिसको पता है मेरी चीज जेन्युइन है, मैन्युफैक्चरर, मैं उसको मैन्युफैक्चरर मैं ठीक भी कर लूंगा अगर खराब पीस निकलाते हैं, और जिस तरह से मर्जी जो जो मेरा सामान चेक करो, मेरे सामान में मसला नहीं आएगा, he or she is confident about that, only then they'll allow you for inspections, ठीक है। तो आपका जो परचेज ऑर्डर है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, उसके अंदर इंस्पेक्शन के बारे में पहले लिखा होना चाहिए डिटेल में, ठीक है। और आपकी जो पेमेंट्स हैं वो इंस्पेक्शन वाइज आप उसको पेमेंट कर सकते हैं, जो फाइनल पेमेंट है वो विदाउट इंस्पेक्शन नहीं होगा। इंस्पेक्शन 2 तरह की है जी, एक आपकी प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन जिसमें फुल इंस्पेक्शन होती है, जिसमें आप ईच एंड एवरी प्रोडक्ट को चेक करते हैं, या स्पॉट रैंडम इंस्पेक्शन होती है जिसमें आप एक सर्टेन परसेंटेज दे देते हैं जिस बंदे को भी आप हायर कर लें इंस्पेक्शन के लिए, कि आप 10% इन्वेंट्री, 15-20% इन्वेंट्री रैंडमली चेक करें, ठीक है। अब जो इंस्पेक्शन टीम आप हायर करेंगे, कहाँ से हायर करेंगे वो बात कर लेते हैं। अभी जो हायर करेंगे उसका काम क्या है, क्या क्या चेक करेगी। सबसे पहली चीज वो चेक करेगी क्वांटिटी, 1000 पीस ऑर्डर किए तो 1000 पीस पूरे हैं, वो चेक कर लेगी। उसके बाद क्या होगी, कंफर्मिटी चेक होगा। अब ये प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है ना, प्रोडक्ट किस टाइप की है, किसमें आपको स्टाइल चेक करना है, कलर चेक करना है, लेबल, पैकिंग, शिपिंग कंफर्मिटी, ये सब कुछ कंफर्मिटी में सकता है। वर्कमैनशिप चेक, आपका फॉर एग्जांपल आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक की आइटम है या आपने कोई इसकी जो क्या कहते हैं वो होम डेकोर की आइटम है, तो होम डेकोर की आइटम में आप देखेंगे जो जो चीज मैंने सैंपल मंगवाया था, ये सैंपल आप उसको बता देंगे, पिक्चर्स दे देंगे कि ये इस पैरामीटर के ऊपर आपने इसको चेक करना है। एग्जाम्पल लेते हैं, कोई गुलदान है जी, गुलदान है और आपने उसको बताना है कि ये कहीं से टूटा हुआ ना हो, सबका कलर सेम होना चाहिए, ये डिजाइन है सबका यही डिजाइन होना चाहिए, कोई क्रैक नहीं होना चाहिए उसमें किसी किस्म का, और कलर के अंदर शाइनिंग होनी चाहिए, इस टाइप की कलर जो है वो यूनिफॉर्म हो, ये ना हो कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, ठीक है। इस तरह का जो भी आपकी प्रोडक्ट है आप उसके हिसाब से जो चेक्स हैं वो आप अपने इंस्पेक्शन वालों को बता देंगे, ठीक है। उसके बाद फंक्शन चेक आ जाता है। फंक्शन चेक के अंदर अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो उसके जितने भी फंक्शन है आपसे वो सारे फंक्शन आप बताएंगे कि ये फंक्शन उसके काम करने चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें आप चेक करवा लेंगे। अब ये होगी कहाँ से चेक, किस तरह से होगी। इंस्पेक्शन वाला उनके साथ मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। अभी आपने देखना है कि आप
बंदा जो हायर करेंगे वो रिलायबल हो। इंस्पेक्शन कॉस्ट आप पे करेंगे, सेलर पे नहीं करेगा, जो मैन्युफैक्चरर है वो नहीं पे करेगा। अच्छा, अब इंस्पेक्शन के लिए मैं किसी के भी क्वेश्चन नहीं एड्रेस कर रहा भाई, हौसला करें, अभी मेरी बात सुन लें आप गौर से। आप लोग इधर उधर जहाँ वहाँ कहीं निकाल देते हैं मुझे और फिर सीक्वेंस खराब होता है। इंस्पेक्शन जो है आप उसकी जो टीम्स है वो हायर करने के लिए डिफरेंट सोर्सेज है। ठीक है, सबसे पहले पहले मैं आपको बता देता हूँ फायर के ऊपर आ जाए। फायर के ऊपर आपको इंस्पेक्शन वाले मिल जाएंगे। आपने उनको बताना कि मुझे ये चेकिंग करनी है, बंदे वहां पे जाएंगे, आपकी फैक्ट्री में जाके आपको वीडियोस भेजेंगे, पिक्चर्स भेजेंगे, और जो जो आप परफॉर्मा बना लेना, वो परफॉर्मा उनको दे दें कि इस परफॉर्मा के ऊपर मेरी 10% 20% इन्वेंट्री को आप चेक करते हैं। ठीक है, अच्छा एक तो तरीका ये फाइवर वाला आ गया। फाइवर के ऊपर आप कोई भी बंदा देखिए जो अच्छा है और रिलायबल है, जिसके रिव्यूज अच्छे हैं, आप वो हायर कर सकते। ये कंपैरेटिवली सस्ता पड़ता है एज कम्पेयर टू हायरिंग इंस्पेक्शन कंपनीज, या फिर आप अगर ऑनलाइन किसी भी बंदे को किसी वेबसाइट से हायर करते हैं तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। यहाँ पाकिस्तानी भी मिलेंगे आपको जो चाइना में मौजूद है, और इसके अलावा बाकी नेशंस के भी मिल जाए। तो कौन लोग होते हैं जो चाइना में मौजूद होते हैं और आपके डिटेल के ले लेते हैं, सारी परफॉर्मा ले लेते हैं, एड्रेस वगैरह ले लेते हैं, और वहां पे जाके आपके क्राइटेरिया के मुताबिक चीजें इंस्पेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, आप उन्हें कहेंगे वीडियोस दें, लाइव वीडियो कॉल कर लें, या फिर जो भी कुछ कर लेंगे आपके साथ वो कर लेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बंदा, अच्छा ये सब सोर्सिंग के लोग हैं, मतलब जिसमें एट जीरो टू आ गए हैं लोग जो कि काम कर रहे हैं। जी क्या सर्विसेज देंगे? प्रोवाइड 2 to 3 suppliers contact from Alibaba, no negotiation, one product sample टेस्ट। अगर आपको चाहिए स्टैंडर्ड सर्विस, इसमें क्या है? प्रीमियम में क्या है जी? collect plus test, inspect sample, 3 sample product items, small parcel, 2 kg per parcel, every long term test। ये जस्ट आपके सैंपल लेके ना सैंपल को टेस्ट कर रही है, तो जो उधर जाके इन्वेंटरी इंस्पेक्शन है ना, उसके लिए बंदा आपको दूसरा देखना पड़ेगा खुद। ठीक है, यहाँ पे ये चीज सेट कर लें। वो ऑब्वियसली जब आप बात करेंगे इनसे इंस्पेक्शन वालों से तो आप उनको बताएंगे
कि मेरी इतनी इन्वेंट्री है और इतनी इन्वेंट्री को आपने चेक करना है, पैरामीटर्स को चेक करना है. They'll let you know the process for your specific inspection. जितनी ज़्यादा आप इंस्पेक्शन के काम को बढ़ाएंगे उतने ज़्यादा ये आपसे चार्ज कर. ठीक है. अच्छा जी, एक तो हो गया सोर्स. ये दूसरा सोर्स आपके पास आपके सर्कल में जो लोग चाइना में है वो हो सकते हैं. स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा गए हुए हैं हमारे, पीएचडी करने गए हैं, मास्टर्स करने गए हैं, और वहाँ पे वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये वाला काम कर रहे होते हैं. ठीक है, जो इधर से इंस्पेक्शन करते हैं या स्टॉक वगैरह लोगों को चेक करके देते हैं. ठीक है. हाँ, बहुत लोग करते हैं जो पीएचडी वगैरह करने गए ना, वो ये इंस्पेक्शन का काम करते हैं, सोर्सिंग भी कर देते हैं. अच्छा, अब ये भी नहीं करना आपने तो फिर आप आ जाएंगे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर. ठीक है, आप गूगल पे आ जाएंगे एंड यूर सर्च चाइना प्रोडक्ट्स इंस्पेक्शन कंपनी. ये टॉप 50 थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कंपनी की लिस्ट यहाँ पे मौजूद है. अच्छा, आप एक चीज समझ लें कि ये जो इंस्पेक्शन कंपनीज है ना, मोस्ट ऑफ देम आर meant to inspect very large quantities. ठीक है, जैसे आपके यहाँ पे हैं जी गुल अहमद वाले हैं, गुल अहमद वालों ने वहाँ पे कोई ऑर्डर किया है कपड़े का, किसी चीज का, तो 4-5 कंटेनर उनके आने हैं, तो वो हायर कर रहे हैं. तो वो बड़ी बड़ी कंपनी से होती है ना, कुछ इंस्पेक्शन टीम्स सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों का स्टॉक इंस्पेक्ट कर रहे होते हैं और उनके क्राइटेरिया बहुत डिटेल में होते हैं. वो लैब टेस्टिंग कर रहे होते हैं, उसकी सैंपल लेके और इस तरह के काम करते हैं. तो वो फिर आपकी जो छोटी सी इन्वेंट्रीज है ना, छोटी सी इन्वेंट्री को वो कुछ समझेंगे नहीं. ठीक है, तो इंस्पेक्शन कंपनी भी अगर हायर करनी है तो आप उस हिसाब से करेंगे कि बहुत बड़ी इंस्पेक्शन करने वाली कंपनी वो नहीं है. ले जी, ये है आपके पास आ गई, ये अमेज़न एपीए के लिए है. क्वासियन, सप्लाइया, एसक्यूटीए, स्कीमा और प्रॉक्सी, ये सब कंपनीज है. ये सारी लिस्टिंग है, सब इंस्पेक्शन कंपनीज. ठीक है, तो इनसे आप बात कर सकते हैं और इनको आप अपना क्राइटेरिया बताएंगे. फॉर एग्जाम्पल हम कीमा को देख लेते हैं, ओपन करते हैं. हाँ जी, ऑब्वियसली कंपनीज हैं तो इनकी कॉस्ट ज़्यादा होगी. फिर इंडिविजुअल अगर कोई हायर करते हैं वो कम पैसे में $100-150 में मांग जाता है, तो ये आपसे $300-350 भी ले सकते हैं. ठीक है जी, ये कीमा है. और कीमा क्या क्या करती है आप इधर से देख सकते हैं. एंड इफ यू वांट टू हायर देम तो फिर आप कांटेक्ट करेंगे. और अच्छा, ये देखिए ना, अब ये आपके ऑडिट्स भी करते हैं जाके, और आपके अगर कोई रेगुलर सप्लायर्स हैं लॉन्ग टर्म तो उनके ऑडिट भी लोग करवाते हैं, सैंपल अप्रूवल
ये देखिए ये सारी चीजें करते हैं। तो हर एक प्रोडक्ट टाइप के लिए उनके डिफरेंट पैरामीटर्स बने हुए। टेक्सटाइल उन्होंने करना है तो फिर उसके लैब टेस्ट करने हैं, टेक्सटाइल के उनके पास टेस्टिंग की फैसिलिटी मौजूद है सारी, ठीक है। टॉयज हैं तो उसके प्लास्टिक के लैब टेस्ट हैं, वो सब तो ये बहुत डिटेल में भी ये काम करते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा डिटेल हमें नहीं चाहिए बिकॉज वी कैंट अफोर्ड इट, ठीक है। तो इन कंपनीज पे तो फिर किसी किस्म का मसला है नहीं ना, ऑथेंटिसिटी को, फिर ऑथेंटिक पुरानी काम करने वाली कंपनीज है मशहूर है, ठीक है। ये जो टॉप 50 में दी हुई है ना, इनमें कोई ऑथेंटिसिटी वगैरह का मसला है नहीं, लेकिन दे विल कॉस्ट यू मोर। अगर आपकी इन्वेंटरी बड़ी है तो देन यू शुड हायर देम, अदरवाइज फाइबर फिवर से ही काम चला लें। बेसिक देखिए, सप्लायर के ऊपर ना ज्यादा एक ड्रावा ही होता है। उसको जब ड्रावा डला हुआ ना कि भाई इंस्पेक्शन टीम आनी है, इसने कहा मैंने 3 इंस्पेक्शंस करानी है, मुझे इन्वेंटरी दोबारा देनी पड़ेगी, जो आप पहले इतना डरा देते हैं तो वो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान फिर दो नंबरी करता ही नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी बंदा भी भेजना जरूरी है, जो एक दफा चेक कर ले सब कुछ आप। ठीक हो गया, यहाँ पे आए वापस, और क्या रह गया इसका। इन्वेंटरी स्टोरेज फी आपकी क्या होती है, ये छोटी सी चीजें तो देख लेंगे हम बाद में। चलो जी, आपका अब ये वीकेंड पे क्या असाइनमेंट क्या है आपकी, क्या करना है आप लोगों ने? रेस्ट करना है। एक हफ्ता आप लोगों ने बहुत काम किया, आप लोगों ने 5-5 प्रोडक्ट्स हंट कर ली हैं, आप लोगों ने सोर्सिंग एजेंट्स ढूंढ लिए हैं, आप लोगों ने प्रोडक्ट्स इतनी ज्यादा उनकी जो है वो सोर्सिंग कंफर्म कर ली है, इस वजह से आपको असाइनमेंट ना दी जाए। आपने सबमिट करानी है मंडे को प्रोडक्ट हंटिंग की असाइनमेंट। हाँ जी, स्लाइड्स में शेयर कर देता हूँ, स्लाइड्स में शेयर कर देता हूँ। ये वाली सोर्सिंग वाली पिछली तो हुई हुई है सारी। हाँ जी, क्या असाइनमेंट्स थी? एक प्रोडक्ट हंटिंग की जो वो है प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट्स, वो सबमिट करेंगे आप लोग, और क्या काम था जो कि हमने छोड़ा हुआ था वीकेंड पे? स्लाइड्स हो गई जी शेयर।